उर्दू सफ़ा को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली हर नई वीडियो के लिए घंटी दबाइए। क्या मतलब? शकील ने बुखलाकर उठना चाहा। लेटे रहिए, आपका सर जख्मी है। बूढ़े ने उसके सीने पर हाथ रख दिया। क्या इस औरत की नाक में सुर्ख नगीने का कील भी था? आहा, ठहरिए। बूढ़े की पेशानी पर सिलवटें पड़ गई और वो आहिस्ता आहिस्ता सर हिलाता रहा। फिर बोला, यकीनन थी। मुझे अच्छी तरह याद है क्योंकि मैंने आज तक किसी अल्ट्रा मॉडर्न लड़की को नाक में कील पहने नहीं देखा। ये मामूली सी चीज़ नामुमकिनात में से होने की बिना पर मुझे याद रह गई। शकील का पूरा जिस्म पसीने में डूब गया क्योंकि ये जमील की बीवी रसिया का हुलिया था। उसने कुछ देर बाद नहीस सी आवाज़ में पूछा, क्या ऐसी ही कोई औरत इन दिनों आदमियों के साथ थी? बूढ़े ने इसके चेहरे पर नजर जमाते हुए अस्बात में सर हिला दिया। शकील ने आंखें बंद कर लीं। बूढ़े ने कुछ देर बाद पूछा, क्या आप ऐसी किसी चीज को औरत को जानते हैं? नहीं, मैं नहीं जानता। फिर आपने नाक की कील का हवाला क्यों दिया था? ओह, बस यूं ही जुबान से निकल गया था। मैं उसे तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं। आखिर आप क्यों छुपा रहे हैं पता नहीं। वो लोग आपसे क्या बर्ताव करते? अब मैं आपको किस तरह यकीन दिलाऊं कि नाक की कील का हवाला कतई इत्फाक किया था। बस यूं ही जुबान से निकल गया। मैं लाख बरस तस्लीम नहीं कर सकता। ना कीजिए, शकील ने झुंझलाकर कहा। फिर फौरन ही संभल कर बोला, इस लहजे के लिए मुआफ़ी चाहता हूँ और असल सर की तकलीफ की वजह से दिमाग काबू नहीं है। कोई बात नहीं है। बूढ़ा मुस्कुराया। इस घर को अपना ही घर समझिए, मगर एक दरख्वास्त है, एक नहीं बल्कि दो। फरमाइए। तावक्ती का मुजरिमों का पता ना लगा लूँ, आप यहाँ से जाने का इरादा ना करें। मतलब ये कि आपको यहाँ छुपा रहना पड़ेगा। मैं इस मामले में इतनी एहतियात बरत रहा हूँ कि फ़िलहाल इस वाक़या की रिपोर्ट तक बाकायदा तौर पर दर्ज नहीं कराना चाहता। यहाँ आए दिन ऐसी वारदातें होती रहती हैं। एक बहुत बड़ा ग्रोह इनका जिम्मेदार है। वो लोग आए दिन किसी न किसी मालदार आदमी को पकड़कर इसके लवाहिकीन से भारी भारी रकमों का मुतालबा करते हैं। यहाँ की पुलिस अरसा से परेशान है, लेकिन इसके पास इन लोगों का कोई साबका रिकॉर्ड नहीं। शकील कुछ ना बोला। बूढ़े ने चंद लम्हे खामोश रहने के बाद कहा, और दूसरी बात भी सुन लीजिए। मैं बहुत साफ़गो आदमी और हर आदमी को साफ़गो होना चाहिए। आजकल के नौजवानों में एक बड़ा खबत पाया जाता है। जहाँ कोई औरत या लड़की इखलाक से पेश आए, समझ लेते हैं कि वो उनके इश्क में मुब्तला हो गई हैं। हालांकि उसके दिल में ज़रा बराबर भी इस किस्म का कोई ख्याल नहीं होता। लेकिन ये छोकरे मजनू की सी हरकतें करके ख्वामख्वाह दूसरे नुक्ताए हाय नज़र से भी उन्हें अपनी तरफ मुतवज्जा कर लेते हैं। ये लड़की जो पिछली रात से आपकी खिदमत करती रही है, इस पर रहम कीजिएगा। ये बहुत पुरखुलूस लड़की है और मेरी अकलौती बच्ची है। मैं उसे गलत रास्तों पर नहीं देख सकता। शकील को अपनी आवाज़ हलक में फंसती हुई मालूम होने लगी। उसकी समझ में नहीं आ सका कि जवाब में क्या कहे। वैसे बूढ़ा उसके जवाब का इंतजार किए बगैर ही कमरे से जा चुका था। जाफरी मंजिल में सरासिमिगी फैल गई थी। शकील के पुरइसरार गुमशुदगी बेगम जाफरी के लिए नहीं उलझने ले आई। यहाँ तो वो समझती रही कि शकील खिलाफ आदत उन्हें मुतल्ला किए बगैर कहीं चला गया है, लेकिन जब काफ़ी वक्त गुजर गया तो परेशानी बढ़ गई। शकील और जमील शुरू ही से इनके पाबंद रहे थे। उन्हें जहाँ भी जाना होता बेगम जाफरी के इल्म में ला कर जाते। जमील तो सख्ती से इस असूल पर कारबंद था। अलबत्ता शकील कभी कभी बताए बगैर भी चला जाता, मगर वो जहाँ भी होता फ़ौन पर उसकी इतला बेगम जाफरी को ज़रूर दे देता था। दिन ढल गया मगर शकील वापस ना आया। बेगम जाफरी पागलों की तरह सारी इमारत के चक्कर काट रही थी। एक जगह इमरान से मुठभेड़ हो गई, जो एक सतून से टिक लगाए आंखें बंद किए खड़ा था। क्या उसने आपको भी नहीं बताया था? बेगम जाफरी ने उसे मुखातिब किया और वो चौंक गया। जी, उसने पलकें झुकाई। मैं शकील के मुतल्लिक कह रही हूँ। ओह हाँ, ऐसा मेज़बान आज तक मेरी नज़रों से नहीं गुजरा। मुझसे कहा था कि पिकनिक पर चलेंगे और खुद गायब। मेरी समझ में नहीं आता कि क्या करूं। क्या समझ में नहीं आता? बेगम जाफरी उसके साथ झक मारना फजूल समझकर आगे बढ़ गई। इमरान बदस्तूर वहीं खड़ा रहा। कुछ देर बाद जब उसे यकीन हो गया कि आसपास कोई मौजूद नहीं, तो वो इस कमरे में जा घुसा जहां फोन रखा हुआ था। हेलो, उसने नंबर डायल करके माउथ पीस में कहा। कौन है? जाफरी जनाब। जूलियाना क्या कर रही है? वो स्याह टाई वालों के पीछे है। ठीक, तुम जाफरी मंजिल पहुंच जाओ। तुम्हें इस औरत पर नजर रखनी है। आज शायद वो तन्हा बाहर जाएगी। बस तुम्हें सिर्फ इसका ताक़ुब करना है और किसी मामले में दखल अंदाजी करने की ज़रूरत नहीं, खवा वहाँ कुछ और भी क्यों ना हो रहा हो। बहुत बेहतर जनाब। इमरान ने सिलसिला मुनक़ता कर दिया। फिर कमरे से निकल ही रहा था कि गज़ाला टकराई। आखिर आप बताते क्यों नहीं कि भैया कहाँ हैं? उसने नाक चढ़ा कर कहा। आपके भैया ने मेरी पट्टी पलीत कर दी है। इमरान बसूर कर बोला। क्यों? उन्होंने मुझे बड़ा धोखा दिया है। क्या धोखा दिया है? गज़ाला उसे घूरने लगी। कुछ नहीं, आपसे मैं क्या बताऊं? आप मुझे इनका पता बताइए, मैं और कुछ नहीं जानती। पता? अच्छा, कुछ नोट कर लीजिए। इमरान ने संजीदगी से कहा। जाफरी मंजिल, शादाब नगर।
اچھی بات ہے، نام بتائیے۔ غزالہ دانت پیس کر بولی، مجھے یقین ہے کہ آپ بھیا کے متعلق جانتے ہیں۔ میں بھیا کے متعلق بہت کچھ جانتا ہوں، عمران نے سنجیدگی سے کہا۔ تو پھر بتاتے کیوں نہیں؟ بتاتا ہوں، مگر تم میرے کہنے پر اعتبار کرو گی؟ کیوں نہ کروں گی؟ وہ جہاں کہیں بھی ہیں بالکل باخیریت ہیں۔ تم اپنی امی سے کہہ دو خواہ مخواہ بور نہ ہو۔ اس طرح جانے کی کیا ضرورت تھی، بتا کر نہیں جا سکتے تھے؟ مجھ سے بحث نہ کرو، میں صرف یہ جانتا ہوں کہ وہ کہیں گئے ہیں، یہ نہیں جانتا کہ کہاں گئے ہیں۔ مجھ سے کہا تھا کہ جلد ہی واپس آ جاؤں گا۔ ہم لوگ نہیں سمجھ سکتے کہ آپ کس قسم کے آدمی ہیں۔ کیا میں آپ کی خوشامد کرتا ہوں کہ مجھے سمجھنے کی کوشش کیجیے؟ عمران بھنا کر بولا، میں آپ سے بات نہیں کرنا چاہتی۔ غزالہ نے جلے بھنے لہجے میں کہا اور وہاں سے چلی گئی۔ عمران پھر اس کمرے میں داخل ہوا جہاں فون رکھا ہوا تھا۔ اس بار اس نے جولیا کے نمبر ڈائل کیے۔ جواب ملنے میں دیر نہیں لگی۔ یس سر، دوسری طرف سے آواز سنائی تھی۔ کیا ہوا؟ بڑی دشواری پیش آ رہی ہے جناب، کیس بہت پرانا ہے، اس کا کوئی ریکارڈ بھی موجود نہیں ہے۔ اس عمارت سے متعلق غیر ملکی جاسوس کی کہانی ضرور مشہور ہے، لیکن تفصیل کسی کو نہیں معلوم۔ البتہ ایک آدمی سے کچھ معلومات حاصل کرنے کی توقع تھی، مگر اس کی حالت ایسی نہیں کہ وہ کچھ بتا سکے۔ کون ہے؟ ایک ریٹائرڈ CID سب انسپیکٹر جو اس زمانے میں یہیں تھا، مگر وہ دمہ کا مریض ہے۔ آج کل اس کی حالت ٹھیک نہیں، سانسوں کی وہ تیزی ہے کہ وہ ایک لفظ بھی نہیں بول سکتا۔ میں نے تحریر کو ذریعے گفتگو بنانا چاہا، لیکن اس کے ہاتھ میں ریشہ بھی ہے۔ میرا خیال ہے کہ تم اس سلسلہ میں عمران سے مدد حاصل کرو۔ وہ کیا کرے گا؟ کچھ نہ کچھ کر ہی لے گا، تم فکر نہ کرو۔ میں نے اسے بری طرح جکڑ لیا ہے اور وہ فی الحال میرے پنجے سے نکل نہیں سکتا۔ اسے جو کام چاہو لے لو۔ تو میں اسے وہاں لے جاؤں؟ وہ آدمی آج کل ایک سرکاری شفا خانے میں ہے۔ ہاں، تم وہاں اسے لے جاؤ۔ اچھا، سیاہ ٹائی والوں کا کیا رہا؟ سب ٹھیک ہے، میرا خیال ہے کہ وہ صرف کچھ عرصے تک اپنی حرکات جاری رکھنا چاہتے ہیں۔ کوئی خطرہ نہیں ہے، میں نے یہی اندازہ لگایا ہے۔ میرا بھی یہی خیال ہے۔ اچھا، عمران نے سلسلہ منقطع کر دیا۔ شکیل سکڑا سمٹا ایک آرام کرسی پر بیٹھا ہوا تھا اور سوچ رہا تھا کہ کس طرح یہاں سے نکل بھاگے۔ اس گھر کے مکین اپنے مزاج اور رکھ رکھاؤ کے اعتبار سے عجیب تھے۔ بوڑھے سے وہ گفتگو کر ہی چکا تھا اور اب اس کے بعض الفاظ اس کے کانوں میں گونج رہے تھے۔ دنیا کا کوئی باپ اپنی لڑکی کے معاملے میں اتنا صاف تو نہیں ہو سکتا۔ شکیل اب تک درجنوں آزاد خیال قسم کی تعلیم یافتہ لوگوں سے مل چکا تھا، لیکن اسے اب تک کوئی ایسا باپ نہیں ملا تھا جس نے اسے کہا ہوتا کہ وہ اس لڑکی سے ملنے جلنے میں اس بات کا خیال رکھے کہ معمولی رسم و راہ عشق و محبت کی منزلیں نہ طے کرنے پائیں۔ یہ تو باپ کی ہدایت تھی، اور لڑکی کا یہ عالم تھا کہ وہ بار بار شکیل کے کمرے میں آتی تھی، اس سے گھنٹوں گفتگو کرنا چاہتی تھی۔ ایک بار تو اس نے اس کا سر دبانے کی کوشش کی اور شکیل اس طرح بکھلا گیا جیسے اس نے سر کاٹ لینے کی دھمکی دے ہو۔ شکیل اس سے بھاگنا چاہتا تھا، اس کے باپ کو خوف کچھ اس طرح اس کے دل میں بیٹھ گیا تھا۔ ویسے حقیقت تو یہ تھی کہ وہ لڑکی اسے بے حد پسند تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ بس اس کے قریب بیٹھی بچوں کے انداز میں ادھر ادھر کی باتیں کرتی رہی۔ اس کا طرز گفتگو بڑا دلکش تھا، مگر جب شکیل ذہنی طور پر ان کی گفتگو کے تانے بانے میں پھنسنے لگتا تو اس کے تخیل میں دو بڑی بڑی سفید اور گھنی مونچھیں اس طرح گھساتی جیسے آدم کی جنت میں سانپ۔ یہاں وہ دو نوکر بھی تھے اور یہ دونوں اپنے مالک سے بھی زیادہ عجیب تھے۔ ان میں سے ایک گونگا تھا اور دوسرا بہرا۔ اس کے ساتھ حلق پھاڑنا تھا اور دوسرے کو کچھ سمجھانے کے سلسلے میں اچھی خاصی ورزش ہو جاتی تھی۔ ان سب باتوں کے علاوہ شکیل کے ذہن پر ایک بہت بڑا بوجھ بھی تھا، رضیہ کا مسئلہ۔ اس کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ آخر رضیہ نے اس پر حملہ کیوں کرا دیا اور اسے کہاں لے جا رہی تھی۔ وہ دو آدمی کون تھے جنہوں نے اسے اٹھا رکھا تھا؟ شکیل کو یہاں محض اس لیے روکا گیا تھا کہ اس واقعہ کی تفتیش کی جا سکے۔ بوڑھا پولیس آفیسر اسے بہت ذہین اور آزمودہ کار آدمی معلوم ہوتا تھا، لیکن شکیل میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ اسے رضیہ کے متعلق کچھ بتانا چاہتا کہ یہاں سے کس طرح گلو خلاصی ہو تو خود اس واقعے کی متعلق چھان بین کرے۔ اسی طرف اسے بیگم جعفری کا خیال تھا کہ وہ اس کے لیے بے حد پریشان ہوگی۔ اس نے بوڑھے سے اس کا تذکرہ کر کے گھر فون کرنے کی اجازت مانگی تھی، لیکن بوڑھے نے منع کر دیا تھا۔ اب شکیل کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ وہ سوچ ہی رہا تھا کہ لڑکی کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں سرخ گلاب کے کئی پھول تھے۔ آپ گلاب یقیناً پسند ہوں گے، اس نے کہا۔ جی ہاں، بہت۔ شکیل کے ہونٹ کانپنے لگے۔ یہ میں آپ ہی کے لیے لائی ہوں۔ شکریہ۔ پھول لیتے وقت شکیل کا ہاتھ کانپ رہا تھا۔ وہ قریبی ایک کرسی پر بیٹھی ہوئی بولی، اس میں سے ایک میرے جوڑے میں لگا دیجیے۔ مجھ سے نہیں لگاتے بندہ۔ شکیل کا پورا جسم کانپنے لگا، حلق خشک ہونے لگا، سر چکرانے لگا اور سفید مونچھوں کے خود سر بیل کی سینگوں کی طرح اس پر جھپڑنے لگے۔ لگا دیجیے نا۔ وہ اس کی طرف پشت کر کے بیٹھ گئی۔ پھول؟ شکیل ہکلایا۔ جی ہاں، ایک پھول میرے جوڑے پہ لگا دیجیے۔ وہ آپ کے والد صاحب؟ ہاں، میرے والد صاحب۔ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ وہ خفا ہوں گے۔ کیوں؟
पता नहीं, आप इतना भी नहीं कर सकते कि मेरे जूड़ों में फूल लगा दें? इतनी देर से कह रही हूँ। वो बच्चों की तरह ठनक ठनक कर बोली। लगाता हूँ, शकील थूक निकल कर बोला। उसके कांपते हुए जोड़ी की तरह बढ़े हाथ और किसी न किसी तरह फूल लगाने में कामयाब हो गए। ही। वक्फतन दरवाजे की तरफ से किसी के हंसने की आवाज़ आई। ये दोनों उछल पड़े। गूंगा नौकर दरवाजे के करीब खड़ा हंस रहा था। सुअर का बच्चा। लड़की चिल्ला कर खड़ी हो गई और नौकर ने दोनों हाथों से अपनी आंखें बंद कर ली। मगर वो बराबर हंसने जा रहा था। शकील के सारे जिस्म से ठंडा ठंडा पसीना छूट पड़ा और सफ़ेद मूंछें फिर इस पर चढ़ दौड़ी। ये कमबख्त इतना ढीठ है कि क्या बताऊं, लड़की ने शकील की तरफ मुड़कर कहा। आप कुछ ख्याल ना कीजिएगा। शकील ने इस तरह सर हिला दिया जैसे वो वाकई कुछ ख्याल ना करेगा। फिर हमाकत का एहसास होते ही उसके चेहरे पर निदामत के आसान नमूदार होने लगे। मगर सफ़ेद मूछें, अगर इस नौकर ने इशारों से बूढ़े को कुछ बताने की कोशिश की तो वो न जाने क्या समझ बैठेगा। शकील का इख्तिलाच होने लगा। लड़की ने नौकर को बाहर धकेल कर दरवाज़ा बंद कर दिया। शकील के रहे सहे औसान भी जवाब दे गए और सोचने लगा कि अगर ऐसे में बूढ़ा आ जाए तो क्या हुआ। लड़की फिर आकर उसी कुर्सी पर बैठ गई। शकील की सांसें चढ़ती रहीं। अगर उसने आपके वालिद साहब को बता दिया तो, शकील ने सवाल किया, तो क्या होगा? आखिर आप इस वक्त वालिद साहब को इतनी शिद्दत से क्यों याद कर रहे हैं? शकील इस बात का क्या जवाब देता। वैसे सफ़ेद मूछें अब भी उसे किसी मरखने बैल के सींगों की तरह धमका रही थी। क्या आपको मेरे वालिद साहब से खौफ मालूम होता है? लड़की ने पूछा। जी हाँ, बहुत। अरे वो बहुत नरम दिल और नेक आदमी है। शकील उसे किस तरह बताता कि इन दोनों के दरमियान किसी किस्म की गुफ्तगू हो चुकी थी। वक़्तन कमरे के बाहर से किसी के कदमों की आवाज़ आई और शकील का दिल धड़कने लगा। दरवाज़ा खुला और बूढ़ा अंदर दाखिल हुआ। पहले तो वो दरवाजे ही पर रुका और फिर उनके करीब आकर बोला, बेबी अभी शहर नहीं गई? इस लड़की ने पूछा। अब जाऊंगी, ज़रा उनके कुछ गुलाब लाई थी। लड़की ने फूलेपन में कहा। डैडी ये आपसे बहुत डरते हैं। क्यों? ओह, बूढ़ा मुस्कुराया। ये कहते हैं तुम्हारे डैडी उसे खौफ मालूम होता है। तुम जाओ अब शहर, देर ना करो, सूरज गरूब होने से पहले ही वापस आ जाना। मैं पिक्चर भी जाऊंगी डैडी। वो फिर बच्चों की तरह ठनकी। नहीं, आज नहीं, फिर कभी चली जाना। तुम्हारे घर मेहमान है तो मेहमान को भी ले जाऊं ना। नहीं, ये नहीं जाएंगे। क्यों? वो शकील की तरफ देखने लगा। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। शकील जल्दी से बोला। मैं फिर आपसे नहीं बोलूंगी। जाओ बेबी, खुदा के लिए देर ना करो वरना फिर वापसी कब होगी। लड़की चंद लम्हे खड़ी कुछ सोचती रही और फिर चली गई। बूढ़े ने शकील से कहा, मुझे किस हद तक कामयाबी हो गई है। आज मैंने इस औरत को बड़ा ट्राम रोड की कोठी नंबर 21 में देखा था। शकील कुछ ना बोला। वो जानता था कि ट्राम रोड की कोठी नंबर 21 रसिया के वालिदैन की क्या हमगाह है। मुमकिन है आज वो वहां गई हो। उसकी उलझन बढ़ती जा रही थी कि आखिर वो क्या करे। क्या वो उसे बताते कि वो उसके बड़े भाई की बीवी है? क्या सचमुच रसिया अपने रास्ते से भटक गई है? अगर यही बात हुई तो वो लोग किसी का मुंह दिखाने के काबिल ना रहेंगे। लेकिन इस बात के खुल जाने पर खुद उसकी पोजीशन क्या होगी? मुमकिन है उसे मुजरिम करार दिया जाए क्योंकि वो इस सिलसिले में अपनी मालूमात का इजहार ना करके कानून की राह में रोड़े अटकाने वाली भी करार दिया जा सकता है। देखिए, शकील कुछ देर बाद बोला, इस किस्से को ख़त्म कीजिए और मुझे घर जाने दीजिए। मेरे घर वाले बेहद परेशान होंगे। मैं किसी ऐसी औरत को नहीं जानता जो बड़ा ट्राम रोड की कोठी नंबर 21 में रहती हो। बूढ़ा सर हिलाकर मुस्कुराया और फिर बोला, मुझे अफसोस है कि आप अपने बड़े भाई की बीवी मोहतरमा रसिया को नहीं जानते। शकील के हाथ पैर ठंडे हो गए। उसे ऐसा महसूस होने लगा जैसे उसके जिस्म का सारा खून मुंजमद हो गया हो। बूढ़ा उसे बहुत गौर से देख रहा था। क्यों? आप क्या सोचने लगे? बूढ़े ने पूछा। मैं ये सोच रहा हूं कि मैं पागल क्यों नहीं हो जाता। ठीक है, जब किसी आला खानदान की इज्जत खतरे में पड़ जाए तो यही सोचना चाहिए। रजिया की गुज़िश्ता ज़िंदगी तो अब आहिस्ता आहिस्ता सामने आ रही है। आप लोग इस खानदान में रिश्ता करके बड़े खसारे में रहे। मैं आज भी 3 ऐसे सजा याफ्ता आदमियों से वाकिफ़ हूँ जिससे रजिया के नाजायज़ ताल्लुकात रह चुके हैं। खुदा के लिए अब बस कीजिए। शकील ने अपने दोनों कान बंद कर लिए और बोला, अब मैं जाऊंगा, अब मुझे नहीं रोक सकेंगे। अकल के नाखून लीजिए साहबजादे। क्या आप सचमुच ये चाहते हैं कि आपके खानदान की इज्जत खाक में मिल जाए? मैं दूसरी तरह मामलात को सुलझाने की कोशिश कर रहा हूँ, यानी सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। मैं नहीं समझा। मैं इंतहाई कोशिश कर रहा हूँ कि आपका खानदान बदनामी का शिकार ना होने पाए और मुजरिम अपनी सजा को पहुँचाए। लेकिन इसके लिए आपको वही करना पड़ेगा जो मैं कह रहा हूँ। क्या करना पड़ेगा? फिलहाल खामोशी से यही रहिए। शकील कुछ ना बोला। उसका चेहरा इस तरह जर्द पड़ गया जैसे वो कोई दाइमुल मरीज हो।
जूलियाना फिट्जवाटर इमरान से मिली। इमरान पर हमाकत तारी नजर आ रही थी। उसने इससे कहा कि वो उसे सिविल अस्पताल तक ले जाना चाहती है। मुझे कई साल से बुखार नहीं आया, इमरान ने जवाब दिया। मैं तुम्हें मर जाने का मशवरा नहीं दे रही, जूलिया ने मुस्कुरा कर कहा। मेरा ख्याल है कि हम वहाँ T3B के मुतालिक कुछ मालूमात फराहम कर सकें। तब तो तुमने यकीनन अफ्यून खानी शुरू कर दी है। T3B के मुतालिक वहाँ क्या मालूम करोगी? क्या तुम्हें मालूम है कि वो इस इमारत में कोई चीज़ तलाश कर रही है? मुझे मालूम है क्या तलाश कर रही है। असली सलाजीत और मोमीरे का सुरमा, ये क्या चीज़ है? बड़ी नायाब चीज़ें हैं। मगर तुम मुझे क्यों ले जाना चाहती हो? तुम्हारे बगैर ये काम ना हो सकेगा। काम की नौयत लंबी कहानी है, मगर तुम ये बताओ कि तुम्हें इल्म है कि इस खानदान वालों ने ये इमारत किससे खरीदी है? एक गैर मुल्की से जो हकीकतन जर्मन जासूस था, इमरान ने जवाब दिया। मेरे खुदा, जूलिया ने हैरत से कहा, तुम कभी पीछे नहीं रहते। मैं काम की नौयत पूछ रहा हूँ। सिविल अस्पताल में एक मरीज मौजूद है जो इसके मुतालिक कुछ ना कुछ ज़रूर बता सकेगा। मतलब ये कि वो एक रिटायर्ड सरकारी सुराग निसां है। आज से 30 साल पहले जब ये इमारत फरोख्त हुई थी वो यहीं था और इस जर्मन जासूस का केस इसके हाथ में था। ओह, इमरान तशवीशकुन लहजे में बोला, यहाँ तुम लोग पास ही ले गए। X2 की जहानत को तुम नहीं पहुंच सकते, जूलिया ने फक्रिया अंदाज में कहा। बस अब तुम जा सकती हो। मेरे सामने ये नफरत अंगेज नाम ना लिया करो, वो तुम्हारी बहुत कदर करता है, जूलिया ने कहा। मेरी नज़रों में इस चूहे की कोई वक़्त नहीं, आखिर वो सामने क्यों नहीं आता? काम की बात करो इमरान। मैं इस रिटायर्ड सुराग निसां से मिल रही थी, लेकिन वो मुझे कुछ नहीं बता सका। क्यों? दमे का मरीज है। आजकल इस पर मर्ज का हमला हुआ है जो इतना शदीद है कि वो गुफ्तगू नहीं कर सकता। इमरान थोड़ी देर तक कुछ सोचता रहा, फिर बोला, जब वो बोल ही नहीं सकता तो मुझे साथ ले जाकर क्या करोगी? मुझे यकीन है कि तुम किसी न किसी तरह उससे मालूम कर लोगे। इस मरीज से कम से कम ये तो तुम मालूम कर लोगे कि पुलिस को जिस चीज़ की तलाश थी वो इससे मिली थी या नहीं। अच्छा, अरे बाबा, चल तो रहा हूँ, इमरान परेशानी पर हाथ मार कर बोला। बेकार कान ना खाओ मेरे, तुम खुद को ना जाने क्या समझते हो, जूलिया ने चिढ़कर कहा। मैं खुद को एक शादीशुदा आदमी समझता हूँ, इसलिए हम शायद पहुँच गए। लेक्सी एक इमारत के सामने रुक गई। किराया जूलिया ही ने अदा किया और दोनों उतरकर इमारत की तरफ बढ़े। बरामदे में एक नौकर मौजूद था। हमें मिस्टर बैग से मिलना है, इमरान ने उससे कहा। वो बहुत बीमार हैं जनाब, हमें मालूम है, हम उन्हें देखने आए हैं। कल अस्पताल में मुलाकात हुई थी। अच्छा ठहरिए, मैं बेगम साहिबा को इत्तला देता हूँ, नौकर ने कहा और अंदर चला गया। मुझे ताजुब है कि बेगम साहिबा की मौजूदगी में अब वो कैसे जिंदा रहा, इमरान बड़बड़ाया। जिस तरह तुम्हें बेगम साहिबा की अदब मौजूदगी में मौत नहीं आती, जूलिया अपना ऊपरी होंठ भींचकर बोली। इतने में नौकर ने आकर उनसे अंदर जाने की दरख्वास्त की। उन्हें ड्राइंग रूम में बिठाकर फिर अंदर चला गया। मरीज तक पहुंचने में 15 मिनट सर्फ हो गए और वो एक पलंग पर चत पड़ा हुआ था। उसकी आंखें बंद थी और सीना किसी लोहार की धौंकनी की तरह फूल पिचक रहा था। इमरान ने पीछे मुड़कर देखा, नौकर उन्हें वहां छोड़कर जा चुका था। जूली डार्लिंग, इमरान आहिस्ता से बोला, ना अभी तुम्हारी शादी हुई है और ना मेरी। क्या बकवास है। अगर हमने 1 मिनट के अंदर ही अंदर शादी ना कर ली तो ये बूढ़ा फिर से जवान हो जाएगा। मैं सच कहती हूँ कि इतने घूंसे रसीद करूंगी कि तुम अपनी शक्ल भी ना पहचान सकोगे। दफतन मरीज ने आंखें खोलती, सुर्ख सुर्ख डरावनी आंखें, और इमरान छुप छुप कर उसे आदाब करने लगा। फिर दरवाजे की तरफ मुड़ा जहां 3 आदमी खड़े थे। इनमें से एक ने दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया। जूलिया भी बुखला कर मुड़ी और उसकी आंखें हैरत से फैल गई, क्योंकि इन तीनों की टाइयां स्याह थी और X2 की हिदायत पर एक बार इन लोगों का ताकुब भी कर चुकी थी। इनके मुतालिक X2 का ख्याल था कि वो स्टाररीटा के साथियों में से हैं। मैं ना कहता था कि शादी कर डालो, इमरान रूनी सूरत बनाकर बोला। बूढ़ा मरीज उठकर बैठ गया, फिर वो पलंग से नीचे उतरा और तनकर खड़ा हो गया। वो एक दराजकद आदमी था। उसने अपनी सफ़ेद दाढ़ी भी चेहरे से हटा ली। लो देखो, इमरान ने आहिस्ता से कहा, हो गया ना जवान। जूलिया कुछ ना बोली, वो बार बार अपने खुश्क होंठों पर जुबान फेर रही थी। चेहरे का रंग उड़ गया था। उसने बड़ी मजबूती से इमरान की कलाई पकड़ ली। तो तुम लोग कौन हो? लंबे आदमी ने गरज कर पूछा, जो कुछ देर पहले दमा का एक करीबुल मर्ग मरीज था। हम लोग, इमरान का बुरा समूह बनाकर बोला। औरत मर्द हैं, हम मिस्टर बेग से मिलने आए थे। क्यों मिलना चाहते हो? क्या आप मिस्टर बेग हैं? इमरान ने हैरत से कहा और फिर जूलिया से बोला, तुमने कहा था कि मिस्टर बेग मर्ज की शिद्दत की बिना पर गुफ्तगू भी नहीं कर सकती। मैं क्या बताऊं? जूलिया ने खुश्क होंठों पर जुबान फेर कर कहा। तुम खुद देख रहे हो, किस चक्कर में हो तुम लोग? लंबे आदमी ने गरज कर पूछा। मिस्टर बेग से पूछना चाहते हैं कि अब हम शादी कर लें या नहीं। मैं तुम्हें बोलने पर मजबूर कर दूंगा। दराजकद आदमी इमरान को घूरता हुआ बोला। क्या मैं इतनी देर से बोल नहीं रहा? इमरान ने हैरत से जाहिर की। तुम कौन हो? मिस्टर बेग से कुछ मिलना चाहते हो? मैं अब्दुल मनान हूँ। बेग साहब से इसलिए मिलना चाहता हूँ कि उनसे इस शादी की इजाज़त ले सकूँ।
यूरेशियन है, मिस्टर बेग की भतीजी अभी हाल में ही में से इटली से आई है। कल पहली बार मिस्टर बेग से अस्पताल में मिली थी। ये इस तरह नहीं बताएगा, लंबे आदमी ने अपने साथियों से कहा। इन दोनों को इस कमरे में ले चलो, फिर देखेंगे। क्या गोद में ले चलोगे? इमरान ने अहमकाना अंदाज में कहा। खैर मैं तो गोद में भी चल सकता हूँ, मगर खबरदार इस लड़की को हाथ ना लगाना, वरना मैं यहीं खुदकुशी कर लूंगा। स्याह टाई वालों में से एक ने बढ़कर इमरान की गर्दन से रिवॉल्वर लगाया और उस पर थोड़ी सी ताकत सर्व करता हुआ बोला, चलो। जूलिया इमरान के साथ चल रही थी। इमरान ने रोहान सी आवाज में कहा, लानत है ऐसे चचा पर, क्या ये खुद तुमसे शादी करना चाहता है? तुमने मुझे किस मुसीबत में फंसा दिया? जूलिया कुछ ना बोली। इस वक्त उसकी सारी जहानत रुखसत हो गई थी। उन्हें एक दूसरे कमरे में लाया गया और थोड़ी देर बाद वो वहां तन्हा रह गए। कमरे का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। देखा तुमने? इमरान ने किसी लड़ाकी औरत की तरह पैंतरा बदला। किसी गधे ने तुम्हें यह मशवरा दिया था कि मुझे इस मुसीबत में फंसा दो। मैं नहीं समझ सकती कि ये क्या हो गया। अगर मैं मार डाला गया तो तुम उसे समझ लूंगा। कुछ सोचो, रिहाई के लिए कुछ सोचो, जूलिया ने मुस्तैबाना अंदाज में कहा। मैं क्या सोचूं? अब बुलाओ अपने चूहे ऑफिसर को। इमरान बुरा समूह बनाकर बोला। तुम्हें यहाँ लाने का मशवरा उसी ने दिया था। क्या मतलब? इमरान ने आंखें निकालकर गुस्सेली आवाज में कहा। मतलब ये कि उसने कहा था कि बेग के मामले में इमरान से मदद लो, वो इससे गुफ्तगू करने का कोई ना कोई तरीका पैदा कर ही लेगा। उसके बाप का नौकर है इमरान। इमरान गुर्राया। जूलिया कुछ ना बोली, कहती भी क्या, वो खुद भी बुखला गई थी। कुछ देर खामोश रहने के बाद उसने कहा, कल जब इस बूढ़े से मिली थी तो वो इतना तवाना नहीं था और ना इतना लंबा था। मुझे यकीन है कि कल वाला बूढ़ा मिस्टर बेग ही था, मगर ये सब कुछ शायद आज ही हुआ है। T3B के साथ ही हम पर गहरी निगाह रखते हैं। तुमने ख्वामखा मेरी स्कीम भी बर्बाद कर दी। मैं क्या करती? मुझे तो बहरहाल X2 के हुक्म की तामील करनी थी। अच्छा तो करो तामील, मैं तो खुदकुशी करने जा रहा हूँ। जैसे ही स्टारिटा की कार जाफरी मंजिल से निकली, कैप्टन जाफरी ने उसका ताक़ुब शुरू कर दिया। वो एक टैक्सी में था। स्टारिटा तनहा थी। गाड़ी ड्राइवर चला रहा था। कुछ देर तक तो ऐसा मालूम होता रहा जैसे वो यूं ही बेमकसद मुख्तलिफ सड़कों के चक्कर लगा रही हो। फिर वो प्रिंस होटल के सामने रुक गई। कैप्टन जाफरी ने उसे कार से उतरकर होटल में जाते देखा। वो भी टैक्सी से उतर गया और टैक्सी वहीं खड़ी रही। हाल में पहुंचकर उसने देखा कि स्टारिटा अपने मुतकदियों में घिर गई है। यहाँ बहीतरे लोग पे उसे पहचानते थे। जाफरी ने करीबी एक मेज अंगेज कर ली। ऐसी सूरत में उसके अलावा और चारा ही क्या था। स्टारिटा की मेज ने गिर्द कई कुर्सियां थी, मगर उसके अंदाज से ऐसा मालूम होता था जैसे वो जल्द अज जल्द उनसे पीछा छुड़ाना चाहती है। उसकी नजरें बार बार एक जानिब उठ रही थी। पहले तो जाफरी ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर जब एक बार उसकी सिमत उसकी नजर में उठी तो उसे अपनी मेहनत बार आवर मालूम हुई। वो एक नौजवान आदमी था जिसे स्टारिटा बार बार देख रही थी। उसे काफी फासले पर था। उसके गले में स्याह टाई थी। जूलियाना फिट्जवाटर की तहकीक थी कि स्टारिटा जिन लोगों से ताल्लुक रखती है वो अमूमन स्याह टाइयां इस्तेमाल करते हैं। जाफरी बड़े सब्र सुकून के साथ बैठा रहा। उसने खाने पीने की कुछ चीजें मंगवा ली थी और वो वक्त गुजार रहा था। कैप्टन जाफरी की शख्सियत बड़ी शानदार थी। वो एक कद आवर आदमी और बारोब आदमी था। शायद वो उसकी चढ़ी हुई घनी मूछें ही थी जिन्होंने इतना बड़ा रोब आदमी बनाया था। हालांकि फौज से अलहदा हुए काफ़ी अरसा गुजर चुका था, लेकिन जाफरी के अंदाज अब भी फौजियों के से थे। किसी ज़माने में वो मिलिट्री की सीक्रेट सर्विस का एक सरगर्म ऑफिसर था, लेकिन अब इमरान के मातहती ने सारे कस बल निकाल दिए थे और वो X2 से बहुत ज़्यादा खौफजदा रहता था। जाफरी वहीं बैठा रहा। अभी तक स्टारिटा के मुअक्किदीन का तार नहीं टूटा था। जाफरी कभी स्टारिटा की तरफ देख लेता और कभी स्याह टाई वाले की तरफ। स्याह टाई वाले ने कोड बेरी चॉकलेट का एक पैकेट उसके हाथ में पकड़ रखा था, जैसे वो इससे किसी कूद खाना चाहता हो, किसी को दिखाना चाहता हो। एक बार स्टारिटा की नजर उसकी तरफ उठी और स्याह टाई वाला पैकेट फाड़कर इसमें से चॉकलेट निकालने लगा। फिर वो अपनी जगह से उठा और ऊपरी मंजिल की जीनों की तरफ चला गया। जाफरी की निगाह इसका ताकुब करती रही और अब वो जीनों पर था। स्टारिटा अब भी बार बार उसी की तरफ देख रही थी, लेकिन शायद वो अभी उठना नहीं चाहती थी, क्योंकि उसके चेहरे पर पिछला सा इस तरह बाकी नहीं रहा था। तकरीबन 5 या 6 मिनट बाद जाफरी ने स्याह टाई वाले को ऊपरी मंजिल से वापस आते देखा। फिर वो नीचे आकर सीधा बाहर निकलता चला गया। दफतन स्टारिटा के चेहरे से फिर बेचैनी नजर आने लगी। वो इस वक्त अपने एक मौक़िद का हाथ देख रही थी। जाफरी के सहन में एक नया ख्याल सा उभर रहा था। वो चुप चुप अपनी मेज से उठा और ऊपरी मंजिल की जीनों की तरफ आया। एक लहजा के लिए रुककर उसने कुछ सोचा और फिर ऊपर जाने के लिए जीने तय करने लगा। ऊपर पहुंचकर वो फिर कुछ सोचने लगा। उसकी तेज और मुतजस्सिस
नजरें ग्रोह पेश का जायजा ले रही थी। ये एक तवील राहदारी थी। बाजानिब जीनों के दरवाजे पे ही लाइन में कई पेशाब खाने थे। जाफरी सोच रहा था कि 5 मिनट के अंदर ही अंदर ऊपर आने और वापस जाने के लिए सिर्फ यही जवाब हो सकता है कि वो पेशाब खाने में आया था। जाफरी आगे बढ़ा। पहले ही पेशाब खाने की दीवार से लगे हुए स्टैंड में कूड़े कचरे की बाल्टियां लटक रही थी। जाफरी की तेज नजरें बाल्टियों पर पड़ती हुई दूसरी जाने मुड़ने ही वाली थी कि वो रुक गया। एक बाल्टी में कोडबेरी चॉकलेट के पैकेट का कवर मुड़ी तुड़ी हालत में पड़ा हुआ था। जाफरी ने बड़ी फुर्ती से उसे उठा लिया और आगे बढ़ता चला गया। साथ ही वो उसे खोलता भी जा रहा था। कागज की तहों के दरमियान एक ऐसा कागज नजर आया जिस पर पेंसिल से कुछ लिखा हुआ था। इसने कागज के इन सारे टुकड़ों को जेब में ठूंस दिया और वापसी के लिए मुड़ा। फिर वो इस वक्त हॉल में पहुंचा जब स्टारिटा अपनी मेज से उठ रही थी। उसके साथ ही दूसरे लोग भी थे, लेकिन स्टारिटा ने मुस्कुराकर उनसे कुछ कहा और वो बैठ गए। वो बड़े पुरवकार अंदाज में आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई सीनों की तरफ बढ़ती जा रही थी। जैसे ही वो नजरों से ओझल हुई, जाफरी ने चारों तरफ एक अचटती सी नजर डालकर जेब से कागज के टुकड़े निकाल लिए। फिर इनमें से वो कागज अलग किया जिस पर पेंसिल की तहरीर थी और बकिया को दोबारा जेब में डाल दिया और वो उससे पढ़ रहा था। तदबीर कामयाब रही। एक औरत और एक मर्द हमारी कैद में है। सर कुछ बेवकूफ़ सा मालूम होता है। वो देसी है लेकिन औरत अतालवी मालूम होती है। उसने अपनी सही कौमियत नहीं बताई। अभी तक हम उनसे कुछ भी नहीं मालूम कर सके। उन्हें 14th स्ट्रीट वाले मकान में रखा है। ये बताना बहुत मुश्किल है कि वो कुल कितने आदमी हैं। उनसे अभी तक कुछ मालूम नहीं किया जा सका। अब हम हुक्म के मुंतज़िर हैं। तहरीर ख़त्म करके जाफरी ने एक गहरा सांस लिया। उसे इल्म था कि जूलिया आज इमरान को सिविल अस्पताल ले जाएगी। वो दोनों एक दूसरे को अपनी मसरूफियात से लाइल्म नहीं रखते थे। वो सोचने लगा कि मुमकिन है वही दोनों उनके हाथ लगे हों। वो अपनी मेज से उठकर काउंटर पर आया जहाँ फ़ोन रखा हुआ था। उसने सबसे पहले जूलिया के लिए होटल में फ़ोन किया, लेकिन वहाँ से जवाब मिला कि वो 9 बजे सुबह की गई हुई अभी तक वापस नहीं आई। कैप्टन जाफरी ने रिसीवर रख दिया। फिर उसने इमरान की तरफ जाफरी मंजिल फ़ोन किया, लेकिन वहाँ से किसी ने बताया कि इमरान 10 बजे से गायब है। अब वो X2 के मुतालिक सोचने लगा कि X2 को इन हालात का इल्म होगा। काश उसे X2 ने अपना फ़ोन नंबर भी बताया होता। वो काउंटर के पास से हटकर एक सतून की ओट में आ खड़ा हुआ। स्टारिटा ऊपर से वापस आई थी, लेकिन चूंकि यहाँ से फासला ज़्यादा था इसलिए जाफरी उसकी हालत का अंदाज़ा नहीं लगा सकता था। वैसे उसे यकीन था कि शदीद किस्म की जहनी उलझन में मुब्तला हो गई होगी। अगर उसके इर्द गिर्द मुअत्तकीन की भीड़ ना होती तो शायद वो यहाँ रुक भी नहीं सकती। जाफरी सोच ही रहा था कि अब उसे क्या करना चाहिए कि वो उसने स्टारिटा को फिर उठते देखा। शायद वो इन लोगों से मुआवजत तलब कर रही थी। मुअक्किदीन की भीड़ उसे कार तक पहुंचाई गई और जाफरी अब ये देखना चाहता था कि स्टारिटा कहाँ जाती है और क्या करती है। जैसे ही उसकी कार हरकत में आई उसके पीछे जाफरी की टैक्सी भी चल निकली, लेकिन थोड़ी ही देर बाद उसकी मायूसी की हद ना रही जब उसने अगली कार को जाफरी मंजिल के फाटक में दाखिल होते देखा। अब क्या हो सकता है? पहले वो समझा था कि शायद स्टारिटा गैर मुतवक्का तौर पर अपने एक आदमी के पैगाम से महरूम हो जाने के बाद मालूमात हासिल करने के लिए कोई ना कोई दूसरा जरिया तलाश करेगी। बहरहाल अब उसके अलावा और कोई चारा नहीं रह गया था कि जाफरी किसी न किसी तरह 14th स्ट्रीट की इस इमारत का पता लगाने की कोशिश करे जहाँ उसकी दानिश में वो दोनों मुकीम थे। मगर 14th की कोई छोटी जगह नहीं थी, लिहाजा वहाँ किसी इमारत का पता मालूम करना मुश्किल ही था। ए मोहतरमा जूलियाना फिट्जवाटर, तुम ऊँग रही हो? इमरान ने झंझोड़ कर कहा। वो सचमुच बैठे बैठे ऊँग रही थी। जूलिया चौंक कर बेदिली से मुस्कुराई। ये रात थी और 12 का वक्त जरूर रहा होगा। मुझे मुसीबत में फंसा कर खुद ऊँगती हो, फिर मुस्कुराती भी हो। काश मैंने शहद की मक्खियों वाला थैला उस दिन तुम पर खाली कर दिया होता। तुमसे खुदा समझे। तो फिर कोई तदबीर निकालो ना। जूलिया दोनों हाथों से आंखें मलती हुई बोली, कब तक यहाँ बैठे रहेंगे? तदबीर है ये है कि तुम मेरे सर पर बैठ जाओ और मैं हलक फाड़ फाड़ कर भीरियों गाऊं। भीरी क्या? भीरवी तुम्हारे चीफ ऑफिसर के दम में बंधे हुए नमदे को कहते हैं। जूलिया हंसने लगी, लेकिन इस हंसी में जिंदगी नहीं थी। इमरान थोड़ी देर तक खामोश रहा, फिर उसने कहा, मेरा ख्याल है कि अब T3B सिर्फ वक्त गुजार रही है। वक्त गुजारी से क्या मुराद है? उसे जिस चीज़ की भी तलाश थी शायद उसे मिल गई। ये तुम किस बिना पर कह रहे हो? फिर बहस शुरू की तुमने? मैं बहस नहीं करती, मैं तो सिर्फ इस ख्याल की वजह दरियाफ्त करना चाहती हूँ। खैर उसे भी जाने दो। यही बता दो कि वो इस चीज़ के हसूल के बाद भी जाफरी मंजिल में क्यों मुकीम है। वो सोचती हो कि कहीं उसकी मेहनत बर्बाद ना हो जाए, क्योंकि कुछ नामालूम आदमी उसकी निगरानी कर रहे हैं। उसे इसका एहसास हो गया है, वरना वो हमें इस तरह कैद क्यों करा देती? ये भी कोई बात ना हुई। मैं तो कोई मुंतकी दलील चाहती हूँ, जूलिया ने कहा। अच्छा बस अपनी टाई ख़त्म करो, मैं कुछ सोचना चाहती हूँ। कुछ और नहीं बल्कि रिहाई की तदबीर। जूलिया उसकी आंखों में देखती हुई बोली, रिहाई की तदबीर क्या सोचना है?
ऐसे मौके बार बार नहीं आते। अगर वो लोग मार डालने की धमकी दे तो उन्हें इस कदर गुस्सा दिलाओ कि वो सचमुच तुम्हें मार ही डालें। अरे इस जिंदगी में रखा ही क्या है? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। फिर क्यों लाई थी मुझे अपने साथ जब मेरे किसी मशवरे पर अमल नहीं करना था? तुमसे खुदा समझे इमरान, तुम मौत के मुंह में भी संजीदगी नहीं इख्तियार कर सकते। मैं अब तक निकल भी गया होता, लेकिन मुझे तुम्हारी फिक्र है। तुम मेरी फिक्र ना करो, कुछ शुरू कर दो, मैं अपनी हिफाजत आप कर लूंगी। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? अच्छा तो अब मैं शुरू करने जा रहा हूँ, लेकिन कबल इसके कि वो कुछ शुरू करता, किसी ने बाहर से कुफल में कुंजी घुमाई, दरवाजा खुला और 4 आदमी अंदर दाखिल हुए। इनमें से एक के हाथ में रिवॉल्वर था। उठो, तुम लोग, रिवॉल्वर वाले से खुशगमी लहजे में कहा। वो दोनों खड़े हो गए। इमरान ने अपने दोनों हाथ ही उठा लिए थे और सचमुच बहुत ज्यादा खौफजदा नजर आने लगा था। ऐसा मालूम होता था जैसे अब उसका दम ही निकल जाएगा। वो हाँफता कांपता इन लोगों के साथ चलने लगा। अरे ये तो वही है। इमरान स्टार रीटा की आवाज़ सुनी। इस वक्त वो स्टार रीटा से बहुत मुख्तलिफ नजर आ रही थी जिसे उसने जाफरी मंजिल में देखा था। इस वक्त उसके जिस्म पर स्कर्ट के बजाय खाकी पतलून और चमड़े की जैकेट थी और आंखों में नुस्वानियत का शायबा तक भी नहीं था। वो बस एक नौखेज लड़ाका मालूम हो रही थी। क्यों, तुम कौन हो? उसने इमरान को घूरते हुए पूछा। एक सर्किस बॉय, इमरान ने शर्मा कर जवाब दिया। तुम झूठे हो। फिर मैं किस तरह यकीन भी नहीं दिला सकता। वैसे ये लड़की तुम्हें यही बताएगी कि हम दोनों स्टार सर्किस में मुलाजिम हैं और शकील इतना कम रुतबा आदमी है कि सर्किस वालों से दोस्ती करता फिरेगा। बचपन में हम दोनों ने एक स्कूल में तालीम पाई थी। खैर, तुम मेरी टो में क्यों थे? शकील ने मुझसे कहा था कि तुम यहाँ किसी खजाने की तलाश में आई हो। उसने बताया कि तुमने उसके बड़े भाई को एक रात आगाह किया था कि वो एक मखसूस फाटक से गुजरकर इमारत में दाखिल ना हो वरना खसारे में रहेगा। वो फाटक सचमुच गिर पड़ा था। फिर तुम उसके साथ जाफरी मंजिल में ही मुकीम हो गई। शकील ने एक रात को इत्फाक से तुम्हें वहां कुछ तलाश करते देख लिया। मैं गलत तो नहीं कह रहा? बकते रहो, स्टार रीटा को राय। मुझे सुराग रिसानी का बड़ा शौक है। जब शकील ने मुझसे इसका तस्करा किया तो मैं इससे वादा कर लिया कि मैं जाफरी मंजिल में तुम्हारे कयाम का मकसद मालूम करने की कोशिश करूंगा। लिहाजा मैंने भी जाफरी मंजिल में कयाम किया। ये लड़की जो मेरी महबूबा है मेरे लिए काम करती रही। उसने इस इमारत के मुतलिक बेहतरीन मालूमात फराहम की, मिस्टर बेग का पता लगाया और फिर मुझे यहाँ ला फंसाया। ऐसी वाहियात तो शैतान की महबूबा भी ना होगी। मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगी, वरना बताओ कि तुम कौन हो, तुम्हारे साथ कितने आदमी हैं। इस वाक़ये का इल्म और कितने आदमियों को है? सिर्फ 3 आदमी हैं। इमरान ने सर हिलाकर बोला। मैं, मेरी महबूबा और जमील की बीवी का दीवर। स्टार रीटा ने उसे खामोशी से घूरती रही, फिर बोली, तुम्हारे पास क्या सबूत है कि तुम सच कह रहे हो? मेरे पास कोई सबूत नहीं कि मैं सच कह रहा हूँ। ये लड़की भी झूठ बोल सकती है, शकील भी झूठ बोल सकता है, स्टार सर्किस वाले भी झूठ बोल सकते हैं, सिर्फ तुम सच बोल सकती हो। तुमने मेरे मुतल्लिक क्या मालूम किया? कुछ भी नहीं। इमरान ने मायूसी से सर हिलाकर कहा। बस इतना जरूर हुआ कि अब मैं तुम्हारे बगैर जिंदा ना रह सकूंगा। जिंदगी भर तुम्हारे ख्वाब देखने पड़ेंगे। बकवास बंद करो, मैं अब खामोशी रहूंगा। वैसे तुम इस लड़की से हकीकत मालूम कर सकती हो, ये भी तुम्हारी ही तरह स्विस है। तुम स्विस हो? स्टार रीटा ने जूलिया से पूछा। हाँ मैं स्विस हूँ, जूलिया ने स्विस में जवाब दिया। उसने उसी जबान में इमरान के बयान की तस्दीक की। वक्त दफ्तन एक आदमी कमरे में दाखिल हुआ। क्या सब सामान तैयार है? स्टार रीटा ने उससे पूछा। हाँ मैडम, उसने बड़े अदब से जवाब दिया। इन लोगों को कमरे में बंद कर दो। उसने इमरान और जूलिया की तरफ इशारा किया। इमरान बहुत देर से इस छोटे से सूटकेस को देख रहा था जिसे स्टार रीटा दाहिने हाथ में लटकाए हुई थी। क्या तुम्हें वो चीज़ मिल गई जिसकी तलाश थी? इमरान ने पूछा। हाँ, स्टार रीटा मुस्कुराई, लेकिन वो किसी कदीम शाही खानदान के जवाहरात नहीं है। तुम लोग इस किस्म के नावल पढ़ पढ़कर अपने दिमाग खराब कर लेते हो। फिर वो क्या चीज़ थी? कुछ देर बहुत ही अहम किस्म के कागजात जिन्हें मैं दुनिया की किसी भी बड़ी हुकूमत के हाथ फरोख्त कर सकती हूँ और लाखों की मालियत है। ये कागज यहाँ कैसे पहुंचे थे? Like, comment, share, press the bell icon.